सी क्रिस्टल फील्ड थियरी में इस तरीके से है. क्रिस्टल फील्ड थियरी विच इज CFT is also known as electrostatic model of in crystal field theory. It is known as electrostatic model in which it is believed that there is ionic bond between metal and ligand. See, अब तक हम ऐसा देखते आ रहे थे कि मेटल और लिगेंड के बीच में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है. यहां पे ये बता रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड है, ठीक है. लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक में ज्यादा इसके ऊपर उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी कि हाउ आयनिक बॉन्ड, विच वे आयनिक बॉन्ड, दैट पर्टिकुलर पॉइंट दे आर नॉट डिस्कसिंग ओवर हियर. दे स्टार्टेड विद दैट, दे स्टार्टेड कि इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन एंड वेयर देयर इज एन आयनिक बॉन्ड. कोई बात नहीं, वो एक छोटा सा पॉइंट याद रख के आगे चलते. वो क्या बताना चाहते हैं? अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड or polar neutral molecule forms ionic bond with metal ion. They are saying the ligand चाहे negatively charge हो चाहे neutral हो, लेकिन neutral जब होगा तो वो polarity वाला होगा and it forms ionic bond. ठीक है, चलो हमने समझ लिया कि वो ionic bond बना रहा है, not coordinate covalent bond. ठीक है. and one important point जो हमें सिखाया जा रहा है वो ये है कि till now we used to consider that कि all the 5 d orbitals जो होती है, डी ऑर्बिटल जितनी की है, पांचों की पांचों, दिस 5 डी ऑर्बिटल्स डीजनरेट है. डीजनरेट का मतलब होता है इक्वल एनर्जी लेवल. यू कैन सी देम, ये एनर्जी लेवल ब्रेक जा रहा है, बोलते पांचों के पांचों की एनर्जी इक्वल एक साथ ड्रॉ किया गया है. दैट इज d2x² y² dz² dxy dxz एंड dyz. बोलते कि इनकी एनर्जी लेवल इक्वल है. दैट्स व्हाट दे सेड टिल नाउ. ओके, एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू अगर जब तक जो ये मेटल है वो फ्री है, किसी के साथ कंबाइन नहीं हुआ है. जब तक मेटल गैसियस एटम के फॉर्म में फ्री है तब तक उसके पास पांचों की पांचों एनर्जी लेवल इक्वल है. मेटल से वो जब मेटल आयन बनता है, क्योंकि मेटल डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर रहा है, हमने देखा Fe नहीं था, Fe3+ था, CO2+ था, करेक्ट, वॉट एवर दे वर इन आयनिक फॉर्म. जब आयनिक फॉर्म में आता है ऑब्वियसली ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी मेटल की जो ऑर्बिटल्स की एनर्जी थी उससे बढ़ जाएगी. यू कैन सी दे आर ऑन हायर लेवल एज फार एज एनर्जी इज कंसर्न. बट अभी भी वो पांचों एनर्जी लेवल पांचों के इक्वल ही है, डीजनरेट है. ठीक है, दे आर सेइंग ऑल द 5 टाइप्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट इन फ्री गैसियस फॉर्म ऑफ मेटल एटम और आयन. मेटल एटम में भी वो डीजनरेट थे, मेटल आयन में भी डीजनरेट इक्वली थे. इन एडिशन टू दिस, उसके अलावा, इफ देयर इज ए स्फेरिकल नेगेटिवली चार्ज फील्ड हैविंग स्फेरिकल सिमेट्री अराउंड द मेटल एटम और आयन, उसके अलावा ये बता रहे हैं. ओके, क्लियरली नहीं समझा लेकिन मैं आपको बता देता हूं वो क्या कहना चाहते हैं. जब मेटल आयन बना +2 +3 वॉट एवर Mn+, तो उसके पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो बोलते हैं स्फेरिकली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड चारों ओर है जो पॉजिटिव चार्ज. इन एडिशन टू दिस देयर इज अ स्फेरिकली नेगेटिवली चार्ज फील्ड, या तो स्फेरिकली पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए एक्चुअली मेटल एटम या आयन के अंदर. इवन देन द डी ऑर्बिटल रिमेन डीजनरेट. यहां तक डी ऑर्बिटल्स कैसी है? डीजनरेट है. बट व्हेन लिगेंड्स आर अरेंज अराउंड इट, उसके आजू बाजू में जैसे ही लिगेंड्स अरेंज हो जाते हैं, देन इसकी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाती है, दो ग्रुप में स्प्लिट होगी. dxy xz yz एक ग्रुप बनेगा एंड dx² y² dz² दूसरा ग्रुप बनेगा. ये ग्रुप xy xz yz को हम T2G बोलते हैं एंड इसको हम EG बोलते हैं. नाउ ये जो दो ग्रुप में स्प्लिट हो रही है, दैट स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ क्रिस्टल फील्ड. कौन सा क्रिस्टल फील्ड हो रहा है? देयर आर 2 क्रिस्टल फील्ड वी हैव टू स्टडी. वन इज ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड एंड सेकेंड टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड. हमको डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग पहले ऑक्टाहेड्रल में समझते हैं, उसके बाद किस में समझेंगे? टेट्राहेड्रल में. अच्छा, अभी ऑक्टाहेड्रल में समझने के लिए ये स्प्लिटिंग की मैं बात कर रहा था.
कि यहां पे ऑर्बिटल स्प्लिट हो रही है। किस तरीके से मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले जो हमारे पास ये dz स्क्वायर ऑर्बिटल है, एंड dz स्क्वायर में हमको पता है ये एक्स वाई जेड एक्सिस बता रहे हैं हमें, करेक्ट। उसी तरीके से अगर ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऑर्बिटल है, एंड जो बाकी की तीन है वो हमेशा इस तरीके से रहती है। ये डी एक्स वाई मैंने ड्रॉ किया, दूसरी भी ड्रॉ कर सकता हूं, लेकिन इन दोनों में जो डिफरेंस है ऊपर वाले दो में और इसमें, वो इस तरीके का है। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो ऑर्बिटल है dz स्क्वायर, इट पासिस थ्रू द एक्सिस, एक्सिस के थ्रू पास हो रही है। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी एक्सिस के थ्रू पास हो रही थी, बट डी एक्स वाई एक्सिस के थ्रू पास नहीं होती, वो प्लेन के बीच में से पास होती है। डी एक्स वाई as well as dyz as well as dzx. They say since ये जो d ऑर्बिटल्स है उसके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो मेटल के आयन के फॉर्म में होंगे तभी भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो नेगेटिवली चार्ज होंगे तभी भी रहेंगे। जैसा ही उसके बाजू में लिगेंड आते, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है। व्हेन लिगेंड नजदीक में आते हैं, इनके अंदर रिपल्सन चालू हो जाता है, एंड रिपल्सन जब होता है बोलते हैं कि एक्सियल वाली ऑर्बिटल में ज्यादा रिपल्सन होता है देन द नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में। दैट्स व्हाई एक्सियल ऑर्बिटल का जो एनर्जी लेवल है वो ओरिजिनल ऑर्बिटल से हाई चला जाता है, बिकॉज उसमें रिपल्सन ज्यादा हो रहा है। इसमें कम हो रहा है, ये नीचे चले जाएंगे और दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाती है। लेट्स रीड दैट। In octahedral complex, there are 6 ligands around the metal atom or ion. Here, there is repulsion between the electrons of d orbital and electrons of ligand. d orbital के electrons और ligand के electrons के बीच में repulsion हो रहा है। dx square y square and dz square orbitals arranged on this axis experience more repulsion with ligand and will be raised in energy, while there is less repulsion between xy yz and xz orbitals arranged between the axis with ligands, hence the average energy of spherical crystal field decreases. उसकी energy क्या हो जाएगी? Decrease हो जाएगी. So because of that, degeneracy is removed. Degeneracy मतलब equal energy level is removed, and it results into 3 orbitals having lower energy, which we call T2g, and higher energy possessing EG orbitals. This phenomena is called crystal field theory. इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टल फील्ड थियरी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. इज इट फाइन? यहां तक समझ में आ रहा है? मैंने इतना समझा और समझ में आ रहा है. उसके बाद आगे ये जो स्प्लिटिंग हो रही है, दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है एनर्जी का, वो स्प्लिटिंग को हम डेल्टा ओ बोलेंगे. ओ स्टैंड्स फॉर ऑक्टाहेड्रल. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग के लिए ये डिफरेंस को क्या बोलेंगे? डेल्टा ओ. एंड अगर हम उसको 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, देन 2 पार्ट्स बिलोंग टू T2g एंड 3 पार्ट्स बिलोंग्स टू EG. मतलब EG जो ओरिजिनल लेवल था उससे हाई जाएगा 3/5 पार्ट से. आउट ऑफ 5 पार्ट 3 पार्ट से ऊपर जाएगा, एंड ये 2/5 पार्ट से नीचे आएगा. करेक्ट? वो यहां पे बताया गया. दिस टाइप ऑफ फिनोमिना, इसको वो बता चुका हूं. द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी observed in the octahedral complex is shown by delta O. Thus, in EG orbitals, there will be increase by 3/5 delta O, and there will be 2/5 delta O decrease in the T2g orbital. यहां तक किसी को प्रॉब्लम? Anyone has any question? कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे पूछिए.
सब लोग को समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसके बाद वाला पॉइंट समझना काफी इंपॉर्टेंट है, बराबर। इसके अंदर 3 पॉइंट समझने हैं। पहला पॉइंट समझना था, डीजेनरेसी विल बी रिमूव्ड एंड स्प्लिटिंग होगा। दूसरा पॉइंट, स्प्लिटिंग किस तरीके से हो रहा है, एंड तीसरा पॉइंट, वो स्प्लिटिंग की इफेक्ट क्या आने वाली है, वो अभी समझेंगे। यहां तक समझ में आ रहा है स्प्लिटिंग कहां पे हुआ? आगे हमें बताया जा रहा है, ये जो स्प्लिटिंग है, मतलब यहां पे T2G आ रहे और यहां पे EG जा रहे, उनके बीच का ये जो डेल्टा O आ रहा था, वो डेल्टा O का जो डिफरेंस होता है, इट डज डिपेंड, वो कितना ज्यादा या कितना कम हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मेटल आयन। मेटल के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज। अपार्ट फ्रॉम दैट इट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड, लिगेंड की स्ट्रेंथ पे। वी नो सम लिगेंड्स प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर फील्ड, जितने लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे उतना ही स्प्लिटिंग ज्यादा होगा, तो स्प्लिटिंग इज इन मोर प्रोपोर्शन। एंड while certain ligands produce weak field, so the splitting of orbital is less, तो डेल्टा O वीक फील्ड में लेस होगा एंड डेल्टा O स्ट्रॉन्ग फील्ड में ज्यादा होगा। एंड वी नीड टू लर्न अ सीरीज ऑफ लिगेंड जो वीक से लेकर स्ट्रॉन्ग है, करेक्ट? आप लोग को लर्न करना है किसी भी हाल, कैसे करोगे मुझे पता नहीं, इट्स अ बिग सीक्वेंस यार, नॉट इजी टू लर्न। मैं आपको छोटा सा एक स्लोगन दे देता हूं, माई बी इट विल बी हेल्प टू यू। कैसे इसको याद रखना है मैं दे देता हूं। ऐसे लिखेंगे, आयोडीन, ब्रोमीन, थायोसाइनेटो, क्लोरीन, सल्फर, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो ऑक्सीलेटो, H2 aqua, then isothiocyaneto, EDTA, you know that, amine, ethane 1,2-diamine, नाइट्रो, साइनो एंड कार्बोनिल, इन सबको याद रखना है। तो इसको याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूं, इस तरीके से याद रखेंगे, आई ब्रॉट ठंडा कूल स्ट्रॉबेरी। आई से क्या हो गया आपका, ब्रॉट से, बराबर, ठंडा से थायोसाइनेटो, कूल से क्लोरिडो, स्ट्रॉबेरी से सल्फिडो। ओके, ठंडा कूल स्ट्रॉबेरी। देन वी कंटिन्यू फर्दर, full of oxygen, water, nice edible। ओके, यहां तक जो पहुंचे, फुल से फ्लोरो, ऑफ से पहुंचे ऑक्सो हाइड्रोक्सो सॉरी, ऑक्सीजन से ऑक्सीलेटो, वाटर से एक्वा, नाइस से NCS, एडिबल से EDTA, एडिबल। ओके, उसके बाद न्यूट्रिशियस, न्यूट्रिशियस एनर्जेटिक, न्यूट्रिशियस एनर्जेटिक, नट्टी, क्रीमी एंड चॉकलेटी। स्ट्रॉबेरी खा रहा है, क्या कर रहा है? ओके,
न्यूट्रिशियस से अमाइन, एंड एनर्जेटिक से इथेन 1,2 डायमाइन, नटी से याद रखना नाइट्रो, क्रीमी से CN साइनाइड, ये एन में कुछ नहीं है, चॉकलेटी से कार्बोनिल। लिख लीजिए यार, काम में आएगा। सी आफ्टर लर्निंग दिस सीक्वेंस वी नीड टू नो कि ये सबसे वीकेस्ट है एंड ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड है। नाउ द अबव सीरीज इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नाउ अभी ध्यान से ये सीखना है। देखो हमारे पास ये प्रॉब्लम था कि ये स्प्लिटिंग हो रहा था d ऑर्बिटल का, ये Eg था और ये T2g था। मतलब हमारे पास मेटल के पास इस तरीके से स्प्लिटिंग हो चुका है। 3 ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल नीचे है एंड 2 का ऊपर है। अभी मेटल के पास, जो हमारे पास ये मेटल है, वो मेटल के पास अगर पहले 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, मेटल या मेटल आयन वॉट एवर यू कैन से, जिसके साथ वो लिगेंड के साथ कंबाइन होने वाला है, अगर 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, देन बड़ा इश्यू क्रिएट नहीं होता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन यहां पे आएगा, अगर दूसरा है तो यहां पे आएगा, 3 तक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे फॉलो हंस रूल एंड दे विल अरेंज इन T2g, दे विल अरेंज, दोस इलेक्ट्रॉन्स विल बी अरेंज इन T2g ऑर्बिटल। प्रॉब्लम कहां से चालू होता है? जैसा ही 4th इलेक्ट्रॉन आया, 4th इलेक्ट्रॉन, देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, ध्यान यहां पे दिया, 4th इलेक्ट्रॉन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी। फर्स्ट, इट मे कम टू T2g एंड पेयरिंग बनाएगा यहां पे। अगर पेयरिंग T2g में बनाएगा, देन इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2g4 Eg0, ये एक पॉसिबिलिटी है। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी है, इंस्टेड ऑफ मेक पेयरिंग ओवर हियर, वो पेयर बनाने की जगह पे ये वाला इलेक्ट्रॉन Eg में ऊपर चला जाता है, 4th इलेक्ट्रॉन, जो अब तक हम करते आ रहे थे। एक्चुअली हम लोग यही 5 में 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन वी यूज्ड टू डू द पेयरिंग, बट इस बार ओके पेयरिंग नहीं करेगा, ओके नो पेयरिंग एंड इट गोज टू Eg, और आपके पास कॉन्फ़िगरेशन आएगा T2g3 Eg1। नाउ दिस पॉसिबिलिटी, ये दोनों में से कोई एक ही होगी, ऐसा नहीं हो कि दोनों हो रहे, दोनों में से कौन सी होने वाली है वो डिपेंड रहती है 2 पैरामीटर पे। पहला पैरामीटर ये होता है कि जब वो ये यहां पे पेयरिंग करता है, ये वाला जब यहां पे पेयरिंग करता है, ड्यूरिंग दैट पेयरिंग उसको सर्टेन एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट एनर्जी को हम बोलेंगे P। पेयरिंग ऐसे ही नहीं होगा, क्योंकि यहां पे रिपल्सन होता है, जब पेयरिंग करने जाते क्या होता है? रिपल्सन। उसको ओवरकम करने के लिए सर्टेन एनर्जी इज रिक्वायर्ड, लेट अस कॉल दैट एनर्जी एज P। पहला पैरामीटर ये, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। एंड दूसरा पैरामीटर ये होता है कि इन दोनों के बीच में, T2g और Eg के बीच में कितना स्प्लिट होके डेल्टा O आपको मिला है, वो भी एनर्जी डिफरेंस है। हमको ये 2 चीज कंसीडर करनी है, पेयरिंग एंड डेल्टा O। देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। पेयरिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए वो डेल्टा O से काफी छोटी है। इन अनदर केस आई कैन से, अनदर वे आई कैन से, डेल्टा O काफी बड़ा है देन द पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी हमेशा फिक्स रहती है, डेल्टा O बड़ा या छोटा हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अगर लिगेंड स्ट्रांग है, अगर लिगेंड स्ट्रांग है देन डेल्टा O बड़ा होगा, अगर लिगेंड वीक है देन डेल्टा O छोटा होगा। बराबर है कि नहीं? डिपेंडिंग अपॉन दैट स्ट्रेंथ। बट सपोज डेल्टा O P से बड़ा है, तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन विल प्रीफर टू डू पेयरिंग ओवर हियर, बिकॉज उसको इतना बड़ा डेल्टा O क्रॉस नहीं करेगा, वो लेस एनर्जी रिक्वायर्ड लेके it will do pairing, and what option we will get is
T2G EG। लेकिन ये कब होता है? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तब डेल्टा ओ बड़ा है, एंड T2G4 EG0 मिलता है आपको। मैंने ये समझाया, मतलब क्या हो गया? ये वाली ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहेगी किसके लिए? फॉर इनकमिंग लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए। डू यू रिमेंबर वैलेंस बॉन्ड थियरी मैंने सिखाया था? साइनाइड है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो पुश करता है इलेक्ट्रॉन को। पुश करने की जरूरत नहीं है एक्चुअली करेक्ट कंसेप्ट क्या है? सिंस लिगेंड साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग, डेल्टा ओ इतना बड़ा है कि यहां पे इलेक्ट्रॉन आने ही नहीं वाला, इलेक्ट्रॉन यहीं पे नीचे रह जाएगा, पेयरिंग कर देगा, एंड ये ऑर्बिटल्स एम्प्टी रहती है। करेक्ट समझ में आ रहा है कि नहीं यार? एंड अगर लिगेंड वीक है, तो ये सिचुएशन उल्टी हो जाएगी। P विल बी ग्रेटर देन डेल्टा ओ। पेयरिंग के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, देन इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन यहां पे एंटर नहीं होने वाला है, रादर से ये इलेक्ट्रॉन यहां पे चला जाएगा। और अगर यहां पे गया तो फिर लिगेंड की जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके लिए जगह नहीं रहती है, तो फिर लिगेंड की इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए जगह नहीं रहती है। वी हैव सीन इन द केस ऑफ फ्लोरीन और क्लोरीन, लिगेंड वीक है तो ये जगह कम हो जाती है, एंड देन इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है, एंड वी गेट दिस कॉन्फ़िगरेशन 4 या 5 इलेक्ट्रॉन के लिए। इज दिस अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है आपको? आर यू गेटिंग दिस? तो वो कॉन्सेप्ट हमें यहां पे समझाया गया है। जरा देखते, if in the metal ion there are 1, 2 or 3 electrons in the d orbital, then their arrangement will be in T2G orbitals with a low energy. पहले 3 तो T2G में ही जाएंगे according to Hans rule. But if there are 4 electrons, then there are 2 possibilities. The 4th electron will be arranged by pairing with any electron present in T2G orbital, या तो 4th electron will be arranged in EG, neglecting giving the energy of pairing. It does depend which of the above 2 possibility is possible, depends upon the splitting delta O के ऊपर डिपेंड रहती है, and magnitude energy of pairing P. If delta O is less than P, then ऊपर जाएगा, correct? And normally weak ligands does this way, delta O is less than P, and if delta O is greater than P, then the 4th electron will be arranged in T2G, and configuration ये मिलेगा T2G40, and normally strong ligand ये करते हैं, correct? and अगर आपके पास T2G3 EG1 बनता है तो उसके स्पिन हाई रहते हैं, बिकॉज 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन मतलब स्पिन हाई हो गया। अगर T2G4 एंड EG मिलता है तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, उस टाइम पे स्पिन लो रहते हैं। Normally, last line of that topic, this experimental finding suggests that for complex having D4 to D7 electron, ligands having stronger field give more stability than the weaker field. D4 से D7 तक इलेक्ट्रॉन है, then stronger ligand की स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये हमने सीखा किसके अंदर? ऑक्टाहेड्रल के अंदर। ना अभी सीखने वाले किसमें? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जरा समझा देता हूं। ये मेटल था आपका, डीजेनरेसी ऑब्टेन, फ्री आयन में डीजेनरेसी है, लिगेंड जैसे ही आया स्प्लिटिंग होता है T2G में और EG में। लेकिन इस बार फर्क ये है कि इस बार EG नीचे है, लोअर एनर्जी लेवल पे है, एंड T2G हायर एनर्जी लेवल पे। अगेन ये जो उसके 5 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स करते हैं, then EG is lowered by 3/5 part and T2G is raised by 2/5 part. समझ में आ रहा है ये पॉइंट? ये खाली समझना ही हमें, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है। एंड इसको हम बोलेंगे डेल्टा टी, बिकॉज टेट्राहेड्रल के लिए। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, डेल्टा टी और डेल्टा ओ के बीच में रिलेशनशिप दी गई है। डेल्टा टी इज ऑलवेज 4/9 टाइम्स डेल्टा ओ है, करेक्ट और नॉट? बाकी का
टॉपिक आप जरा पढ़ाई कर लीजिए।